गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमने कल कर लिया था रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, मतलब कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में चेंज आ रहा है, किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आ रहा है यूरोप के अंदर। तो वो सारी चीज़ें अब हमें देखनी है। So let's start with the paragraph. These political trends were sign of a new time. अब नया टाइम आ रहा था। किस तरीके से पॉलिटिकल ट्रेंड्स में बदलाव आके नया टाइम आ रहा था। जैसे कि कंजर्वेटिव्स जो लोग होते थे वो पहले क्या करते थे, वो पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि गवर्नमेंट बने और राजा हटे, बट अब वो उस चीज़ को, एरिस्टोक्रेसी को, मतलब राजतंत्र को ख़त्म करके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए धीरे धीरे वे रेडी होने लग गए थे। और बाकी के जो रेडिकल्स और लिबरल्स होते थे वे भी अपने हक के लिए अब आवाज़ उठाने लग गए थे। तो इस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। सोशल चेंज और इकोनॉमिक चेंज का क्या मतलब होता है कि इकोनॉमिक चेंज मतलब कि अब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, मतलब कंट्री रिच हो रही थी। किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही थी। जब इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो कंट्री के पास पैसा आएगा, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी और सोसाइटी में भी चेंज आ रहे थे। सोशल चेंज मतलब सोसाइटी में चेंज। सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी हट रही है, मतलब राजतंत्र हट रहा है और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बन रही है, मतलब पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट बन रही है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है। तो इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ कम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप। रेलवेज एक्सपेंड हो रही थी, मतलब नई नई रेल की पटरियाँ बिछ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं अलग अलग। एक तरीके से ये जो दौर था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर रहा था। यूरोप के अंदर अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ खुल रही थी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुल गई थी। इतनी इंडस्ट्रीज़ खुल गई कि उनमें काम करने के लिए मेन के साथ साथ वुमेन को भी आना पड़ा और साथ ही में बच्चों को भी इंडस्ट्रीज़ में आकर, फैक्ट्रीज़ में आकर काम करना पड़ा। वर्क आवर्स वर ओफन लॉन्ग, अब काम भी ज़्यादा था तो कई कई बार 16-16 घंटे तक भी काम करा लेते थे, बट उनको वेजेस कम देते थे। ऐसा नहीं था कि वो काम ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस मिलती हो, उनके सैलरी कम ही होती थी। और अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। अब कोई ऐसी इंडस्ट्री है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री है, तो सर्दियों में तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो सर्दियों में क्या होता था, फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लोगों के पास बेरोज़गारी हो जाएगी और लोगों के पास उस वक्त काम नहीं होगा। तो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल था कि अनएम्प्लॉयमेंट कब बढ़ जाती थी, जब उस इंडस्ट्री के गुड्स की, जिस चीज़ की वो इंडस्ट्री है, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड जब कम हो जाए। हाउसिंग और सैनिटेशन की भी दिक्कत होती थी। किस तरीके से कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते थे, इवन सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जैसे कि वॉशरूम्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। तो काफ़ी दिक्कत लोगों को, जो लोग 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में सैनिटेशन की, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होगी तो लोगों को दिक्कत होती थी, जिसके कारण बीमारियां भी हो जाती थी। लिबरल्स और रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। अब लिबरल्स और रेडिकल्स जो होते थे लोग, रेडिकल्स कौन होते थे, थर्ड एस्टेट के गरीब लोग, और लिबरल्स कौन होते थे, थर्ड एस्टेट के अमीर लोग। तो ये जो दोनों थे, थर्ड एस्टेट के सारे लोग क्या कर रहे थे, अब इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहते थे कि वर्क आवर्स इतने ज़्यादा हैं, वेजेस इतनी कम है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन अब लोग चाहते थे। Almost all industries were the property of individuals and liberals and radicals themselves were often property owners and employers. अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स होते थे वे लोग भी कई कई जो फैक्ट्रीज़ होती थी, इंडस्ट्रीज़ होती थी, उनके मालिक होते थे। एम्प्लॉयर मतलब उनके ओनर होते थे, ओनर ही को बोलते हैं एम्प्लॉयर भी। मतलब एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयज़ को रखने वाला, नौकरी देने वाला। तो ये लोग भी नौकरी देने वाले होते थे। किस तरीके से इनके पास, इन्होंने कैसे फैक्ट्रीज़ खोल ली थी, क्योंकि ये जैसे ट्रेड के थ्रू, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इनके पास पैसा आ जाता था, तो फिर ये इंडस्ट्रीज़ खोल लेते थे। तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ इनके पास भी थी।
तो इन्होंने ये एक चीज़ समझी, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज। किस तरीके के एफर्ट्स को ये कह रहे थे कि एनकरेज करना चाहिए? दैट इट बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। इस पूरे का मैं कहने का क्या मतलब है कि जो लोग लिबरल्स और रेडिकल्स होते थे, उनकी भी कुछ कुछ फैक्ट्रीज होती थी, तो वो इस चीज़ को समझते थे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, अगर हम उनके एजुकेशन पे और उनकी हेल्थ पे पैसा खर्च करते हैं तो फिर वो हमारे लिए एक तरीके का बेनिफिट होगा, क्योंकि लोग हेल्दी होंगे तभी तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, और जब वे एजुकेटेड होंगे तो ही ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी का काम कर पाएंगे। तो उनकी हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए। जिस तरीके से मतलब जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या थी, वो सिर्फ अपना बाय बर्थ बेनिफिट्स अपने लेके चलती थी। तो उनके अपोज में मतलब उनके अलग जाकर ये क्या कर रहे थे कि अपने ये एम्प्लॉयज़ को चाहते थे, अपने लेबर को उनकी पढ़ाना चाहते थे उनको, और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते थे। कौन? लिबरल्स और रेडिकल्स। ये बिलीव करते थे कि इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। हर एक लेबर तभी बेटर काम कर सकता है जब उधर के जो लोग हैं वो हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, और हर एक इंडिविजुअल का एक अपना एफर्ट होता है कंपनी में, एक इंडस्ट्री में, तो ये उनकी वैल्यू, हर एक लेबर की वैल्यू करते थे। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर एंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर, देन those with capital could operate without restraint. They believed that societies would develop. अगर जो हमारा लेबर आता है हमारी कंपनी में, अगर वो लेबर अच्छे से फ्रीडम के साथ काम कर पा रहा है, पुअर जो है वो लेबर अच्छे से कर पा रहे हैं, और जिनके पास जो कैपिटल है, पैसे हैं, वो अगर अच्छे से बिना किसी रुकावट के उस पैसे का यूज़ कर पा रहे हैं, अपनी जहाँ पे उन्हें लगाना है उस जगह पे लगा पा रहे हैं, तो उस चीज़ से क्या होगा, अच्छे से एक सोसाइटी भी हमारी डेवलप होगी। उस इंडस्ट्री को तो प्रॉफिट होगा ही, साथ में सोसाइटी को भी हमारी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री वो है तो सोसाइटी के अंदर ही आती है। तो जितने भी वर्किंग मैन एंड वुमेन होते थे, वो जो चेंजेस चाहते थे वर्ल्ड के अंदर, कि वो एक रैली को ज्वाइन करते हैं, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप्स एंड पार्टीज़ की, जो जैसे अलग अलग पार्टीज़ बनाई होती थी रेडिकल्स और लिबरल्स ने, तो उनके ग्रुप्स को, उनकी पार्टीज़ को ये लोग ज्वाइन करते थे, जो लोग चाहते थे कि हमारी कंट्री में इम्प्रूवमेंट आए। ये सब कब हुआ था? अर्ली 19th सेंचुरी में। नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स मतलब जो देश के लिए चाहते थे, देशभक्त होते थे, रेडिकल्स लिबरल्स होते थे, जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में, जो एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो सरकार है, जो जैसी 1815 में, मतलब एक तरीके से मोनार्की ना रहे, राजतंत्र ना रहे और डेमोक्रेसी आए, तो उसके लिए ही लोग अब आवाज़ उठा रहे थे। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, ये 4 कंट्रियां हैं, ये 4 मिलके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करती हैं, और एग्जिस्टिंग मोनार्क मतलब राजा, तो राजा को हटाने की, ओवरथ्रो करना मतलब हटाने की कोशिश करती हैं। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशन that would create nations where all citizens would have equal rights. अब नेशनलिस्ट जो लोग होते थे वे चाह रहे थे कि एक ऐसी सोसाइटी हम बनाएं जहाँ पर सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हों, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी के पास कम राइट है या प्रिविलेजेस बर्थ से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 1815 में ये गिसिपी मिज़िनी है, ये इटली का एक नेशनलिस्ट रहा है, मतलब इटली के लिए इसने जो है लड़ाई, रिवॉल्यूशन किया। इसका क्या मानना था? ही कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। क्या अचीव करना था इसको इटली में? ये चाहता था कि इटली में सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हों। नेशनलिस्ट्स एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। गिसिपी मिज़िनी की जो भी राइटिंग्स होती थी, जो वो लिखता था अपनी कंट्री को मोटिवेट करने के लिए, इटली को मोटिवेट करने के लिए, या पूरे यूरोप को भी मोटिवेट करने के लिए, तो वो सभी लोग इंडिया में भी पढ़ा करते थे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप।
Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. इसका क्या मतलब है कि अब लोगों के जो एक धारणा, एक विजन बन गया था, नज़रिया बन गया था लोगों का, वो ये था कि हमारी सोसाइटी किस तरीके की होनी चाहिए, हमारी एक सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। एक सोशलिस्ट सोसाइटी क्या चाहती थी? सोशलिस्ट सोसाइटी चाहती थी कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे ये हटकर, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनके पास और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी, मतलब जितनी प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती थी, तो वो इस तरीके से ना भटके, वो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास चली जाए, मतलब उस पर सभी लोगों का इक्वल अधिकार हो, या फिर जो बर्थ से प्रिविलेजेस मिलते हैं उस तरीके से प्रिविलेजेस ना मिलकर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को। तो इस तरीके की डिमांड सोशलिज्म में होती थी। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। मतलब 1850 मिड 19th सेंचुरी का मतलब है 1850 के आसपास यूरोप में ये जो सोशलिज्म एक वर्ड था ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अटेंशन दी थी कि अब सोशलिज्म हमारे यूरोप में आना चाहिए। Socialists were against private property and saw it as a root cause of all social ills of that time। अब उस टाइम पर प्राइवेट प्रॉपर्टी जब लोगों के पास होती थी, लोग ओन करते थे, तो उसको सोशलिस्ट मानते थे कि ये हर एक सोशल इल का, मतलब हर एक जितनी भी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में यूरोप के अंदर, उन सभी का एक मेन कारण है प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल्स ओन द प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे जिन लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी उन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोल ली, अब वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी, लोग वहाँ पर जाकर काम करते थे। बट द प्रॉपर्टी वॉज कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल गेन। अब जिन लोगों की ये फैक्ट्री होती थी, ये फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्री के ओनर्स होते थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। किस तरीके से कि जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया है, हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, कौन होते थे लोग? जो यहाँ पर लेबर काम कर रही हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया, काम करके उन लेबरों के ही वेलफेयर के बारे में ये लोग नहीं सोचते थे ओनर्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे कि ना तो ये सैनिटेशन फैसिलिटीज़, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं देते थे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे लोगों की, और उनको कम सैलरी देते थे, 16-16 घंटे तक काम कराते थे। तो इस वजह से वो, उनका जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे उनका सिर्फ काम ये था कि वो अपना पर्सनल गेन देखते थे, बाकी उधर के लेबर से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन किसको दिया जाएगा? सोशल इंटरेस्ट को। इसका क्या मतलब है कि अगर एक इंसान, जैसे ये पूरी प्रॉपर्टी एक ही इंसान की थी तो वो अपना अपना फ़ायदा देख रहा था, अगर ये पूरी प्रॉपर्टी सरकार की होगी, एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होगी, तो सोशल इंटरेस्ट को, मतलब सभी कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट को, सभी लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखकर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। सभी लोगों के इंटरेस्ट को, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा अटेंशन दी जाएगी। तो सोशलिस्ट अब ये चेंज लाना चाहते थे और अब इसी के लिए ही ये स्ट्रगल करने वाले थे। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? किस तरीके से एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी कैसे ऑपरेट करेगी जिसमें कोई प्रॉपर्टी किसी की है ही नहीं? तो बेसिकली अब सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, क्या उसका बेस है, वो हम देखने वाले हैं। और सोशलिस्ट सोसाइटी का आइडिया कैसे फैला है? तो कुछ सोशलिस्ट थे यूरोप के अंदर, जैसे कि रॉबर्ट ओवन है, ये एक इंग्लैंड का एक सोशलिस्ट था। लुइस ब्लैंक है, ये फ्रांस का एक सोशलिस्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सोशलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंजल्स हैं, ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट्स के नाम हैं जो सोशलिज्म लाने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया था। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट ओवन एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था। मतलब ये जो रॉबर्ट ओवन है, इसने ये इंग्लैंड में एक मैन्युफैक्चरर था, एक इंडस्ट्री इसने खोल रखी थी। तो वहाँ पर इसने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, न्यू हार्मनी इन इंडाना नाम की, यूएसए के अंदर इसने न्यू हार्मनी इन इंडाना नाम की एक
कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई और वो सक्सेसफुल रही इसकी। सबसे पहले तो कोऑपरेटिव होता क्या है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या होती है, ये हम समझ लेते हैं। तो कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हुज प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर। कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है कि लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं और फिर जो प्रॉफिट आता है उसको अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंगली। तो कोऑपरेटिव का क्या मतलब होता है कि काफ़ी सारे लोग मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं और फिर उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। तो ये क्या होता है हमारा कोऑपरेटिव। तो हमने देखा कि न्यू हार्मनी इन इंडाना नाम की यूएसए के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने बनाई थी, रॉबर्ट ओवन ने, और ये इसकी सक्सेसफुल रही थी। अब कुछ लोगों का, कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर एक इंडिविजुअल इंसान ने बना दी, जैसे रॉबर्ट ओवन ने बना दी, तो उससे इतना चेंज नहीं आ पाएगा हमारी सोसाइटी में। इसके लिए अगर चेंज लाना है हमारी सोसाइटी में तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से डिमांड करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एनकरेज करे, बढ़ावा दे। इसी तरीके से हम फ्रांस के लुइस ब्लैंक की अगर देखें तो ये जो फ्रांस का लुइस ब्लैंक था, ये चाहता था कि गवर्नमेंट एनकरेज करे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दे और रिप्लेस कर दे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को रिप्लेस कर दे का क्या मतलब है कि जैसे कि एक पूरी प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के पास है, कुछ ही लोगों का हक है उस प्रॉपर्टी पर, तो वो हटाकर और क्या बनाए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए कि मतलब सभी लोग उस पर इकट्ठे आकर काम करें और प्रॉफिट को अपने आपस में वे डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर, मतलब इकट्ठा गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स, अपने प्रॉफिट को वह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंजल्स हैं, ये भी दो हमारे क्या हैं, सोशलिस्ट थे। मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स आर्ग्यू करता है दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्री की सोसाइटी किस तरीके की है, कैपिटलिस्ट, मतलब इंडस्ट्रीज जो बनी हुई हैं वो ऐसी प्रॉपर्टी पे बनी हुई हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में वो प्रॉपर्टी है, कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। अब ये जो ओनर्स हैं वो इस ज़मीन के ओनर्स हैं, उन्होंने पैसा भी लगाया है, पर जो प्रॉफिट आया है वो इनकी मेहनत का नहीं है, वो इधर जो लेबर्स काम कर रही हैं उनकी मेहनत का है। तो उन लेबर्स को भी तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने कैपिटल तो इन्वेस्ट की है फैक्ट्री में, पैसा तो लगाया, कैपिटल मतलब पैसा तो लगाया है उन्होंने, बट जो प्रॉफिट आया है वो किसकी मेहनत का है, वो वर्कर्स ने प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन वर्कर्स ने, जो उधर लेबर काम कर रही है उनकी वजह से वो प्रॉफिट आया है। और उन्हीं वर्कर्स की कंडीशन को ये खराब कर रहे हैं, मतलब उनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब करती है। किस तरीके से कि उनसे 16-16 घंटे काम करा रहे हैं और उन्हें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं। तो सारा प्रॉफिट ये एक्यूमुलेट, मतलब इकट्ठा करके प्राइवेट कैपिटलिस्ट, प्राइवेट ओनर्स जो उस लैंड के होते हैं वे अपने पास रख लेते हैं और वर्कर्स पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो वर्कर्स को अब क्या करना है, ओवरथ्रो करना है कैपिटलिज्म को। ओवरथ्रो मतलब हटाना है, कैपिटलिज्म मतलब कि सारी प्रॉपर्टी जो कुछ ही लोगों के हाथ में है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल चलता है, उसको हटाना है। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री themselves फ्रॉम कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी जहाँ पर ऑल प्रॉपर्टी वो सोशली कंट्रोल्ड। एक ऐसी सोसाइटी अब लोगों को बनानी होगी जहाँ पर सारी सोसाइटी को सोशली कंट्रोल किया जाए, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है उस पर किसी का हक नहीं होता, कोई भी आकर वहाँ पर इकट्ठा काम कर सकता है। तो उसी तरीके से इन्हें सोशली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी बनानी होगी, कैपिटलिस्ट को हटाकर, ओवरथ्रो करके कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को, मतलब अब प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में ना रहकर सभी लोगों का उस पर इक्वली अधिकार हो, और एक ऐसी सोसाइटी अब इन्हें बनानी होगी जिसको इन्होंने क्या कहा है कि पूरी कम्युनिटी का अधिकार है उस पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी को हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists and a communist society was a natural society in future। कि अब ये था कि
कार्ल मार्क्स का सोचना था कि वर्कर्स को अपने लिए आवाज़ उठानी होगी, एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी, मतलब बहुत ही जल्दी से इन्हें क्या करना होगा, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी को हटा के एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी, अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी आगे चलकर मतलब फ्यूचर में क्या बननी चाहिए, एक नेचुरल सोसाइटी होनी चाहिए कि नेचुरली सभी लोग मिलकर इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं और प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870 तक क्या हो गया था, अब 1870 तक ये जो सोशलिस्ट के आइडियाज़ थे, सोशलिज्म के आइडियाज़ थे, ये अब फ्रांस ब्रिटेन तक ना सीमित रहकर पूरे यूरोप में फैल गए थे। और अब इन्हीं आइडियाज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए मतलब सभी लोग इकट्ठा मिलके पूरे यूरोप में बदलाव लाना चाहते थे। तो अब इन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए लोग मीटिंग करते थे। तो उसके लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई थी, किस नाम की, सेकंड इंटरनेशनल नाम की। Workers in England, Germany began forming association to fight for better living and working conditions. अब लोगों की वर्किंग कंडीशंस ख़राब होती थी, लोगों के लिए रहने तक की जगह नहीं होती थी। तो अब इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग कंडीशन बेटर हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो, मतलब वॉशरूम्स वगैरह बने हों अच्छे से, तो उसके लिए अब इंग्लैंड के वर्कर्स, जर्मनी के वर्कर्स अब एसोसिएशन, एक ग्रुप्स बनाने लग गए थे जिसमें वे मीटिंग्स करते थे, आवाज़ उठाने के लिए, अपने रिवॉल्यूशन करने के लिए डिस्कशंस करते थे, फंड्स इकट्ठा करते थे टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। अब क्या क्या डिमांड कर रहे थे ये लोग, राइट टू वोट डिमांड कर रहे थे, वर्किंग आवर्स में जो है अब कमी होनी चाहिए, मतलब 16-16 घंटे काम ना करके एक लिमिटेड आवर्स होने चाहिए, जैसे कि 8 आवर्स 10 आवर्स वर्किंग पॉलिसी होनी चाहिए। और इन्होंने ये जो एसोसिएशन बनाई थी, तो इस एसोसिएशन का ये भी फ़ायदा था कि अगर किसी, जैसे कोई वर्कर है उसको काम से हटा दिया गया है, तो उसकी हेल्प करना, किसी भी कंडीशन में किसी वर्कर को जैसे हेल्प चाहिए तो इस एसोसिएशन की हेल्प से वो उन्हें मदद मिल जाती थी। जर्मनी में ये एसोसिएशन, दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी नाम की ये जर्मनी में बनी थी, जो कि इस एसोसिएशन का सोशलिज्म लाने के लिए कंट्री में हेल्प कर रही थी। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1905 में लेबर पार्टी बनी थी जो कि सोशलिज्म चाहती थी। सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बनी थी। However, 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। मतलब 1914 तक कोई भी पार्टी जो है सोशलिज्म ला नहीं पाई थी यूरोप के अंदर पूरे तरीके से। रिप्रेजेंटिंग बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, दीज आइडियाज डिड शेप legislation but government continued to be run up by conservatives, liberals and radicals। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब 1914 तक कोशिश तो बहुत की थी बट ज़्यादा चेंजेस ये ला नहीं पाए थे। बट फिर भी जब इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो क्या हुआ कि इतने स्ट्रॉन्ग फिगर्स, इतनी रिप्रेजेंटेशन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए थे, थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे थे। बट जो मेन गवर्नमेंट चल रही थी वो 1914 तक अभी भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स इसी फॉर्म में चल रही थी। एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं थी यूरोप के अंदर। तो बेसिक चीज़ हमने क्या देखी कि अलग अलग जगह पे, जैसे 1905 में लेबर पार्टी बनी थी ब्रिटेन के अंदर, सोशलिस्ट पार्टी बनी थी फ्रांस के अंदर, एसपीडी मतलब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी जर्मनी के अंदर। ये सभी पार्टीज़ कौन सी हैं, जो सोशलिस्ट चाहती थी, सोशलिज्म चाहती थी अपनी अपनी कंट्री में, अलग अलग कंट्री में यूरोप की हमारी ये पार्टीज़ बनाई गई थी ताकि सोशलिज्म पूरे यूरोप में लाया जा सके। इन एसोसिएशंस का क्या काम होता था, ये क्या डिमांड कर रही थी कि वर्किंग आवर्स कम होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस बेटर होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स के साथ साथ राइट टू वोट होना चाहिए, वर्किंग आवर्स में रिडक्शन चाह रही थी। और अगर किसी भी वर्कर को कोई हेल्प चाहिए होती थी तो ये एसोसिएशंस मिलकर उस वर्कर की हेल्प कर देती थी।